बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुक रखा है और पिछले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत कौन रे? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इसके अंदर दो आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर दो आवेश होते हैं, दोनों के मान समान होते हैं। ये Q है तो ये भी कितना रे? Q, और एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है। दोनों की प्रकृति एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। ऐसे दो आवेश पास पास रखे हुए हैं तो इस युग्म को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है क्या? और दोनों आवेश पास पास रखे होते हैं, बिल्कुल इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बताओ? अक्षीय रेखा। क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा। और ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? केंद्र। विद्युत द्विध्रुव का क्या है? केंद्र। और केंद्र से अक्षीय रेखा के तो लंबवत, और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं बताओ? निरीक्षीय रेखा। क्या कहते हैं इसको? निरीक्षीय रेखा कहते हैं। समझ में आ गई बात? और कल आप लोगों ने क्या ज्ञात किया था? अक्षीय रेखा पर, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है ना, ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और ये माइनस क्यू आवेश है, ये भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। दोनों विद्युत क्षेत्रों के मिलने से परिणामी विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो अक्षीय रेखा पर कितना परिणामी विद्युत क्षेत्र आया था? याद है क्या? कल वाला, पिछले वीडियो वाला, 2kp बट्टा कितना आया था? r3। ये p क्या होता है? p होता है बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? P बराबर क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता किसका है? विद्युत द्विध्रुव का होता है। एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण कितना है? Q। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी? 2a। एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो P है ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। P की दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है। ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और बेटा आज अपने क्या करेंगे? ये जो विद्युत द्विध्रुव, इस रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली है, तो इस रेखा को कहते हैं निरीक्षीय रेखा। और इस रेखा पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आज अपना टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है? क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आप लोगों को। कहां पे? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो अपने पास ये विद्युत द्विध्रुव है बेटा, ये विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश, ये कौन सा आवेश है बेटा? प्लस क्यू आवेश है। और विद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। ये लंबाई कितनी है इसकी? 2a है। लंबाई कितनी है? 2a है। क्लियर? ठीक है? अब अपने क्या करेंगे? ये क्या है विद्युत द्विध्रुव का? बोलो। केंद्र ओ। तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? a होगी। अपने को कहां ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? निरीक्षीय रेखा पर। निरीक्षीय रेखा कौन सी होती है बताओ? अक्षीय रेखा के तो लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। यानी ये रेखा क्या कहलाएगी बेटा? निरीक्षीय रेखा कहलाएगी। इस रेखा को क्या कहते हैं? निरीक्षीय रेखा। और इस निरीक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है C। बिंदु क्या है? C। और इस C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु C की विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितनी है? R। बिंदु C है वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। और इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आप लोगों को। परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र बताओ? एक तो ये प्लस क्यू आवेश है ना, वो यहां पे क्या उत्पन्न करेगा बोलो? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। कितना पैदा किया इसने?
E1, ठीक है। और ये माइनस क्यू आवेश है, वो भी यहां पे क्या उत्पन्न करेगा बोलो, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, कितना, E2। यानी यहां पे कितने विद्युत क्षेत्र होंगे, E1 और E2, दो विद्युत क्षेत्र दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से परिणामी विद्युत क्षेत्र बन जाएगा ना। तो और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है बोलो, सदिश राशि। और सदिश राशियों का परिणामी ज्ञात करने के लिए पहले उनकी दिशा देखी जाती है, यानी E1 और E2 की दिशा कौन सी होगी। E1 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है बताओ, प्लस Q आवेश के कारण, कहां पर, C पर। तो C पर अपने को E1 की दिशा देखनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो प्रेक्षण बिंदु को सीधा किससे मिला लो, आवेश से मिला दिया, ये मैंने आवेश से मिला दिया प्रेक्षण बिंदु को सीधा। और धनावेश है तो बाहर की तरफ, यानी ये किसकी दिशा होगी बेटा, बोलो, ये होगी E1 की दिशा होगी। क्लियर। अब E2 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बताओ, E2 है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न है विद्युत क्षेत्र है, कौन है वो, E2 की दिशा कौन सी होगी, तो बिंदु को सीधा आवेश से मिला दो, मिलाऊं आवेश से, तो बोलो कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो ऋणावेश है तो आवेश की तरफ होगी दिशा, किधर होगी, आवेश। धनावेश है तो धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होती है, और ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होगी। तो ये E2 हो गया बेटा, ये E2 की दिशा होगी। तो यहां पर E1 और E2 मैंने आप लोगों को बताया, दो सदिशों का जब परिणामी ज्ञात करते हैं तो तीन स्थितियां बन सकती है, कितनी, तीन। जब दोनों सदिश समान दिशा में होते, E1 और E2 किस दिशा में होते, समान दिशा में होते, तो परिणामी का परिमाण कितना होता बोलो, परिणामी का परिमाण होता, परिणामी का परिमाण कितना होता बोलो, दोनों का योग होता। और परिणामी की दिशा यही होती है इन दोनों वाली, एक तो ये पोजीशन बन सकती है, दूसरी क्या पोजीशन बन सकती है, जब दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये मान लो E1 की दिशा है और ये E2 की दिशा है, तो अब इनका परिणामी का परिमाण ज्ञात करोगे तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, ज्यादा कौन है बताओ, मान लो E1 ज्यादा है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और E2 ज्यादा होता तो E2 माइनस E1 होता, तो परिणामी की दिशा ज्यादा वाले की दिशा होगी, ठीक है क्या। और जब दोनों सदिश, दो सदिशों की दिशा ना तो समान है ना विपरीत है, दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं, इस तरह से ये झुके हुए तो है, E1 और E2 झुके हुए हैं, तो इस कंडीशन में इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना है ना, तो पहले इन दोनों को घटकों में बांटना पड़ेगा आप लोगों को। किसमें बांटना पड़ेगा, घटकों में बांटना पड़ेगा। और घटकों में बांटने के लिए आप लोगों के पास एक कोण जरूर होगा, एक घटक तो बनेगा कोस थीटा, दूसरा बनेगा साइन थीटा। तो कोस कौन सा बनता बताओ, देखो मान लो ये सदिश ए दे रखा है और ये कोण दे रखा है थीटा। आप लोगों को जब भी किसी सदिश को घटकों में बांटो तो एक कोण जरूर दिया होगा। कोस थीटा घटक कौन सा होता है, जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है ना, जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है उस दिशा वाला घटक होता है कोस, तो मतलब ए कोस थीटा होगा। दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री कोण नीचे बनता नहीं, ऐसे नहीं कह, 90 डिग्री का कोण भी ऐसे बनाएगा, जिसको घटकों में बांट रहे हैं ना, वो घटकों में किसको बांट रहे हो, ए को, ए बीच में होना चाहिए। तो इस दूसरा घटक इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण ऊपर बनाएगा, कितना, ए साइन थीटा होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 का। क्लियर। अब आप लोग ये दोनों सदिश, दोनों घटक, ये दोनों घटक और ये मुख्य सदिश, तीनों की क्या मिलनी चाहिए, पूंछ। तो इन दोनों की ये दिशा कर दूं तो तीनों की पूंछ मिलेगी यहाँ पे, ए की पूंछ भी यहाँ पर है, ए कोस थीटा की पूंछ भी यहाँ पर है, ए साइन थीटा की पूंछ भी यहाँ पर है। तो घटक बनाओगे तो कितने घटक बनेंगे, दो, एक बनेगा कोस, दूसरा बनेगा साइन। कोस कौन सा होगा, जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है। साइन कौन सा होगा, साइन तो उस घटक के साथ है, एक कोस वाला घटक होगा ना, उस घटक के साथ कितने कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा, जिसको घटकों में बांट रहे हैं ना, जिस सदिश को, वो हमेशा बीच में होना चाहिए। ठीक है,
हो गया क्लियर ये? अब आप लोग देखो, यानी अब यहां पे E1 और E2 दोनों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को घटकों में बांटना पड़ेगा आगे। ठीक है, क्या बांटना पड़ेगा, घटकों में बांटना पड़ेगा। E1 और E2 का जब परिणामी ज्ञात करेंगे तो दोनों को किस में बांटना पड़ेगा, घटकों में। तो अपने ये मानना है कि विद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई कितनी है, 2a है, और हमें इसके कारण निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु C की विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा बताओ, एक तो प्लस Q आवेश उत्पन्न करेगा, दूसरा माइनस Q आवेश। तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, ये जो Q आवेश है और ये r दूरी पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, तो कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा बताओ, E बराबर होगा K गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। तो इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करेगा, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। तो प्लस Q आवेश कितना उत्पन्न करेगा और माइनस Q आवेश कितना उत्पन्न करेगा, वो अपने लिखते हैं यहां पे। अब तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो कितनी होगी, E1 बराबर होगा, बोलो E1 बराबर होगा K गुणा आवेश कितना है Q बट्टा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है बताओ, BC का स्क्वायर। दिशा कौन सी होगी बताओ, ये विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों की हमेशा क्या लिखी जाती है, दिशा लिखी जाती है। सदिश राशियों में कभी चिन्ह नहीं लगता, अरे यहां पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सदिश राशियों में चिन्हों के बदले क्या लिखी जाती है, दिशा लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि। और यदि ये अदिश राशि होती तो इनको चिन्ह सहित लिखते। अदिश राशियों को हमेशा चिन्ह सहित लिखा जाता है, जबकि सदिश राशियों को चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, उनके बदले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, दिशा लिख देंगे। बोलो दिशा कौन सी होगी, BC दिशा, BC दिशा में। क्लियर? अब तो BC कितना होगा, ये दूरी कितनी है, A, टोटल लंबाई कितनी है, ये 2a, ये A है तो ये भी कितनी होगी बेटा, A। तो अब आप लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। कर्ण बराबर होता है आधार रूट वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी बताओ, ये दूरी होगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वर्गमूल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इधर वाली दूरी भी कितनी बताओ, इधर वाली दूरी भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगी ये। तो बोलो कितना लिखूं अब मैं, KQ बट्टा दूरी कितनी है, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर लगी हुई है तो रूट हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये E1 का मान हो गया बेटा, समीकरण हो गई 1। अब और कौन पैदा करेगा बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र बताओ, ये माइनस Q आवेश है, ये भी बिंदु C पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। माइनस Q आवेश के कारण माइनस बिंदु C पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी बेटा। E2 बराबर होगा K गुणा आवेश कितना, माइनस क्यों लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस के बदले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिशा। क्योंकि आप लोग किसका मान लिख रहे हो, सदिश का जब मान लिखो तो चिन्ह नहीं लगाने, और चिन्हों के बदले ब्रैकेट में क्या लिखनी है, दिशा। तो चिन्ह किस में लगाने होंगे, जब आप लोग किसका मान लिख रहे हो, अदिश का मान लिख रहे हो। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधा क्यों लिखूंगा बट्टा दूरी कितनी, AC स्क्वायर। दिशा कौन सी बताओ, दिशा होगी CA दिशा में। क्लियर? तो अब बताओ KQ, अब तो AC कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो E2 बराबर कितना हो जाता हूं, KQ बट्टा
स्क्वायर के कारण वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप लोग देखो E1 और E2 दोनों के मान क्या है, समान है। E1 और E2 दोनों के मान क्या है, समान है, लेकिन दोनों की दिशा ना तो समान है ना विपरीत है। लेकिन E1 और E2 किसी कोण पर झुके हुए हैं, किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो इस अवस्था में E1 और E2 दोनों को किस में बांटना पड़ेगा, घटकों में बांटना पड़ेगा। जब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनका परिणामी जब भी ज्ञात करेंगे तो याद रखना हमेशा उनको किस में बांटना पड़ेगा, घटकों में बांटना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे आप लोगों के पास तीन चार टॉपिक आएंगे, उनमें आप लोगों को दो सदिश होंगे और दोनों की दिशा, दोनों किसी कोण पर झुके होंगे, तो उनका परिणामी ज्ञात करना होगा आप लोगों को। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए उन दोनों को किस में बांटना पड़ेगा, घटकों में बांटना पड़ेगा। 12वीं क्लास में कम से कम 4-5 टॉपिक ऐसे आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अब अपने घटकों में बांटना है। घटकों में बांटने के लिए आप लोगों के पास एक कोण जरूर होना चाहिए। तो अब आप लोग यहां पे देखिए कि ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसकी दूरी ए, ये कोण 90 का और ये कोण है 90 का, ये दूरी दोनों की उभयनिष्ठ है। तो ये सर्वांग समत्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, सर्वांग समत्रिभुज है। तो ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण भी कितना बोलो, थीटा होगा। अब अपने क्या करें, ये जो भुजा ए बी है ना, ए बी के समानांतर यहां पे लाइन एक रेखा खींच ले। किसके समानांतर खींची हमने, ए बी के समानांतर। तो यहां पे जेड की आकृति बनी क्या, ये देखो जेड की आकृति बनी ऐसे। तो जेड की आकृति में बने कोण होते हैं एकांतर कोण, बराबर होते हैं ना। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना बोलो, थीटा होगा। क्लियर। अब आप लोग देखो ऐसे दो लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं और उनको ये लाइन काट दे, तो इस लाइन के ऊपर वाला कोण थीटा है, तो इस लाइन के ऊपर वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। इनको बोलते हैं संगत कोण, बराबर होते हैं। तो अब आप लोग देखिए ये लाइन है ना, और ये लाइन एक दूसरे के क्या बोलो, समांतर, और ये लाइन इसको क्या कर रही है बोलो, काट रही है। तो इसके ऊपर वाला कोण कितना है, थीटा, तो इसके ऊपर वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ये संगत कोण होंगे बेटा। ठीक है, E1 थोड़ा आगे तक कर दो इसको। क्लियर। तो अब आप लोग सबसे पहले किसको बांटोगे घटकों में, E1 को। कौन कौन सा माना आप लोगों ने, माना कौन माना आप लोगों ने, कोण CAO बराबर कोण CBO बराबर कितना मान लिया, थीटा मान लिया आप लोगों ने। अब आप लोग किसको घटकों में बांटोगे, सबसे पहले E1 को। एक घटक कोस बनेगा, दूसरा साइन। कोस कौन सा बनता है, जिस दिशा के साथ कोण दिया गया। E1 का इस दिशा के साथ कोण दे रखा है ना, तो जिस दिशा के साथ कोण दे रखा है उस दिशा वाला घटक हमेशा क्या होता है, कोस। तो क्या लिखूंगा मैं, E1 कोस थीटा। और दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री कोण तो भी इस तरह से बनाएगा कि जिसको घटकों में बांट रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। घटकों में किसको बांट रहे हो, यहां पे E1 को। तो दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, इस तरह से बनाएगा कि E1 बीच में होना चाहिए। तो किधर बनेगा बोलो, ऊपर की तरफ। ये बन गया कितना, E1 साइन थीटा। क्लियर। अब दोनों घटक, ये दो घटक हैं और ये कौन है, मुख्य सदिश। तीनों की पूंछ मिलनी चाहिए। तीनों की क्या मिलनी चाहिए, पूंछ। तो E1 की पूंछ यहां मिल रही है, तो इन दोनों की पूंछ भी यहां मिलनी चाहिए। तो इसकी दिशा ऊपर करनी पड़ेगी, इसकी दिशा इधर करनी पड़ेगी। क्लियर। अब आप लोग किसको घटकों में बांट रहे हो, लोग E2 को बांटना है। तो E2 का कौन सी दिशा के साथ कोण दे रखा है, इस दिशा के साथ कोण दे रखा है ना। तो जिस दिशा के साथ कोण दिया गया है उस दिशा वाला घटक हमेशा कोस होता है। तो E2 का इस दिशा में घटक कितना होता है, E2 कोस थीटा। दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो E2 साइन थीटा होगा। वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा कि E2 बीच में होना चाहिए। तो किधर बनेगा, नीचे की तरफ है। ठीक है, जिसके कारण E2 बीच में आ जाएगा, E2 साइन थीटा। अब मुख्य ये दो घटक हो गए, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, और E2 हो गया। इन तीनों की क्या मिलनी चाहिए बोलो, पूंछ। E2 की पूंछ यहां है तो इनकी दिशा कौन सी करनी, बताओ। ये दिशा करूंगा, इसकी दिशा कहां करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ। तो तीनों की पूंछ यहां मिल जाएगी। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि E1 और E2 दोनों क्या है बोलो, बराबर है। E1 और E2 बराबर है। तो मैं इस E2 की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, E1 लिख सकता हूं ना।
ऊपर भी E1 साइन थीटा है और नीचे भी क्या हो जाएगा बोलो, E1 साइन थीटा हो जाएगा ना कि E2 और E1 बराबर है, तो E2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, E1। नीचे भी E1 साइन थीटा और ऊपर भी E1 साइन थीटा, दोनों के मान बराबर हो गए और दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे बोलो, निरस्त कर देंगे। यानी इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई योगदान नहीं होगा। अब E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, इन दोनों की दिशा क्या है बताओ, अरे इन दोनों की दिशा समान है ना, तो जब दिशा समान होगी तो इनका परिणामी प्रभाव में क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़कर परिणामी प्रभाव बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CD लिख देता हूं, चलो दिशा कौन सी होगी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी CD। अरे कौन सी दिशा होगी, CD दिशा होगी, ठीक है। तो बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार ये घटक वाले वापिस सुनो, E1 का देखो घटक बनाएंगे ना तो हमेशा एक कोण जरूर दिया होगा, जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है ना उस दिशा वाला घटक हमेशा कोस होता है। तो E1 का इस दिशा के साथ कोण दे रखा है ना, तो इस दिशा वाला घटक कोस होगा, और दूसरा घटक इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा कि E1 क्या होना चाहिए बीच में, तो ऊपर बनेगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा घटक अब किसको बांट रहे हो, E2 को, E2 का इस दिशा के साथ कोण दे रखा है, इस दिशा वाला घटक हो जाएगा E cos थीटा। दूसरा इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा कि E2 बीच में होना चाहिए, तो कहां बनेगा, नीचे। और E1 और E2 दोनों बराबर है ना, E1 और E2 दोनों क्या है बेटा, बराबर है। तो E2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, E1। तो नीचे भी E1 साइन थीटा और ऊपर भी E1 साइन थीटा, दोनों के मान बराबर है, दिशा दोनों की क्या बोलो, विपरीत। तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की दिशा क्या बोलो, समान। तो ये दोनों जुड़कर परिणामी प्रभाव बनाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कौन से घटकों का योगदान होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का। और परिणामी की दिशा भी कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी CD दिशा। कौन सी दिशा, CD दिशा। तो बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्षीय है, E निरक्षीय बराबर क्या होगा बोलो, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी की दिशा कौन सी बताओ, परिणामी की दिशा होगी CD, CD दिशा में। तो अब आप लोग मेरे को यूं बताओ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा कौन सी होती है। ये अक्षीय रेखा है ना, अक्षीय रेखा के समानांतर, अक्षीय रेखा के समांतरित है, और ये दिशा है ना, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो याद रखना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा किधर होती है, अक्षीय रेखा के समानांतर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। और कल आप लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा होती है बताओ, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो अक्षीय रेखा के अनुदिश होती है, अक्षीय रेखा के अनुदिश होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा अक्षीय रेखा के अनुदिश, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा अक्षीय रेखा के समानांतर, समांतरित तो है अक्षीय रेखा के, और धनावेश से ऋणावेश, इधर धनावेश है इधर कौन है ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश की होती है, ठीक है। और E1 और E2 दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं, क्योंकि E1 बराबर क्या बोलो, E2। तो क्या लिखा जा सकता है तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो कितना होगा बोलो, 2E1 cos थीटा। अब समीकरण 1 से E1 का मान रख दो, समीकरण 1 से किसका, E1 का मान रखने पर कितना हो जाएगा तो E निरक्षीय बराबर हो जाएगा, E निरक्षीय बराबर 2KQ बट्टा R² प्लस A² और cos थीटा
अब कोस थीटा का मान लिखना है, कोस थीटा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, तो ये साइन होता है, ये कोस होता है, यानी कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो बोलो इसमें आधार कौन सा बताओ, ये त्रिभुज है ए ओ बी में, बताओ आधार कौन, ए ओ सी में आधार कौन सा होगा, क्या 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा, कर्ण, ये कर्ण होगा। और जो कोण दिया गया है, ये थीटा दिया है, इसके सामने वाला लंब है, बाकी तीसरा बच्चा वो आधार होगा, ये आधार है बेटा, आधार है यहां पे ए, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर कितना होगा बताओ, 2 बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना होगा ए, कर्ण कितना है ये वाला, ये कितनी दूरी है बताओ, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। तो आगे अपने लिख देंगे कोस थीटा किसकी जगह लिखा है, कोस थीटा किसके बराबर है, यहां कोस थीटा बराबर है ए बट्टा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताओ ये ई निरीक्षय का मान है बेटा, तो ई निरीक्षय किसके बराबर होगा बताओ, ई निरीक्षय, ठीक है, ई निरीक्षय बराबर हो जाएगा ये बताओ दो, देखो के क्यू गुणा ये, दो में ए के साथ सेट कर सकता हूं क्या, 2a लिख दो। अब ये कितना करता हूं नीचे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आधी, तो कितनी पावर होगी बोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। क्यू गुणा 2a क्या होता है बताओ, क्यू पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये हो गया बराबर हो गया के पी बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जहां पी किसकी जगह लिखा है आप लोगों ने, जहां पी बराबर है बोलो क्यू गुणा 2a, क्या है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये पी क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब अपने ये मान लें कि आर का मान बहुत ज्यादा है और ए का मान बहुत कम है, और जब ए का मान बहुत कम होगा वैसे, क्योंकि आप लोगों ने पता है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये होती है कि दोनों आवेश पास पास होते हैं, दो ए का मान बहुत कम होता है तो फिर ए का मान और कम होगा, और कम का वर्ग और कम होगा, तो उस कंडीशन में अपने ए स्क्वायर को क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हैं। तो अपने ये लिख देंगे यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना रे ए है, तो ए स्क्वायर को बोलो आर स्क्वायर की तुलना में क्या करेंगे, नगण्य मानने पर क्या मान लेंगे, नगण्य। तो ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा बताओ, ई निरीक्षय बराबर आ जाएगा के पी बट्टा आर स्क्वायर प्लस 0, आर स्क्वायर प्लस 0, आर स्क्वायर हो जाएगा, उसके ऊपर पावर कितनी है 3/2, पावर के ऊपर पावर होती है ना, तो पावर का पावर से गुणा होता है, तो 2 का 3/2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, आर की पावर 3 आ जाएगा जी, ये आ गया, ठीक है ना। तो प्रकट करता है ई निरीक्षय ना, वो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है बोलो, व्युत्क्रमानुपाती होती है r³ के, और अक्ष रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ध्यान है क्या, 2 Kp बटा r³ है, यहां पे 2 आया था, यहां पे कितना आया था रे 2, इसका वो 2 गुणी होती है, ये 1 गुणी होती है, तो ई अक्षय और ई निरीक्षय में अनुपात कितना होता है बोलो, 2:1, क्योंकि वो 2 गुणी है, ये 1 गुणी है। k का मतलब कितना होता है, k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब इसको सदिश रूप में लिखो, बोलो ई इधर बाएं पक्ष में किसकी दिशा होगी, बाएं पक्ष में ई निरीक्षय की, ई निरीक्षय की कौन सी दिशा बताओ, ई निरीक्षय की ये दिशा है, तो दाएं पक्ष में किसकी दिशा बताओ, पी की, पी की कौन सी दिशा होती है, पी की ये वाली, ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसका मतलब बायां पक्ष और दाएं पक्ष की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत, तो विपरीत दिशा दर्शाने के लिए यहां पे किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा आप लोगों को, माइनस का, ठीक है। तो अब अपने लिखेंगे सदिश रूप में बेटा,
कौन से रूप में? सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या लिखा जाएगा? सदिश रूप में बताओ। ई निरीक्षक का प्रसदिश का चिन्ह लगा दोगे, बराबर के का मतलब कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पी पर सदिश का चिन्ह लगा दोगे बट्टा आर क्यूब। और ई निरीक्षक और पी की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत। ई निरीक्षक की दिशा तो है ये वाली, और पी की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की, और ये वाली। तो यहाँ पे इस दोनों बायां पक्ष और दाएं पक्ष की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना, तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगाऊंगा बताओ? माइनस का। ये सदिश रूप हो गया बेटा, ठीक है। अब आरेख बनाओ। आरेख किस किस के बीच में बनेगा बताओ? आरेख बनेगा आर और ई निरीक्षक के बीच में। जब आर का मान 0 है, आर का मान कितना है? 0 है, तो ई निरीक्षक का मान कितना? जब 0 का भाग लगेगा तो उत्तर कितना आएगा? अनंत। आर का मान 0 है तो ई का मान अनंत है। तो अनंत की कोई सीमा होती है क्या? जैसे ये ग्राफ अनंत से शुरू होगा, ग्राफ को टच नहीं करवाओगे, और जो आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो ई निरीक्षक का मान कम होता जाएगा। और कहां पे जाके 0 होगा? जब आर का मान अनंत है, जब अनंत का भाग लगेगा नीचे, उत्तर कितना आएगा? 0। मतलब इधर ग्राफ का ई का मान 0 कब होगा? जब आर का मान अनंत है। तो दोनों तरफ ग्राफ को टच नहीं करवाऊंगे, यानी ठीक है, दोनों तरफ इधर भी ग्राफ अनंत शुरू होगा और इधर भी ग्राफ है अनंत पे जाके मिलेगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आप लोग नोट लगाओ दो बेटा, नोट। देखो आप लोगों को ये पता है ई अक्षीय अनुपात ई निरीक्षक कितना होता है बताओ? ई अक्षीय तो होता है 2kp बट्टा आर क्यूब, अनुपात ई निरीक्षक कितना निकला है? kp बट्टा आर क्यूब। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 2:1 है। एक तो ये बात याद रखोगे, यानी ई निरीक्षय और ई अक्षीय और ई निरीक्षय में अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। नंबर 2, ई अक्षीय कितना होता है बताओ? ई अक्षीय होता है 2kp बट्टा कितना बोलो, या यूं बोलो ई निरीक्षय कितना होता है? चलो बताओ, ई निरीक्षय kp बट्टा आर क्यूब होता है ना। अब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दो? 2 का, 2kp बट्टा 2 आर क्यूब के। तो ये किसका मान है बताओ? ई अक्षीय का। किसका मान है ये? ई अक्षीय का। तो ई निरीक्षय है ना, वो ई अक्षीय का क्या होता है बेटा? आधा होता है। ये बातें न्यूमेरिकल में काम आएगी आप लोगों की, ठीक है। और आप लोगों को क्या याद रखना है? 2 नंबर 3 नंबर में आप लोग ये याद रखना कि ई अक्षीय की कौन सी दिशा होती है? ई अक्षीय की जो दिशा है ना, वो अक्षय रेखा के अनुदिश होती है। अक्षय रेखा के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की होती है, याद रखना। ई अक्षीय की दिशा कौन सी होती है? अक्षय रेखा के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। जबकि ई निरीक्षय की कौन सी दिशा होती है? ई निरीक्षय की अक्षय रेखा के समानांतर, यहां पर जानिए, अक्षय रेखा के समानांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। समझ में आ गया? और बेटा आप लोगों को नोट्स चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। समझ में आ गई बात है? तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना और मैं नोट्स की पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आगे अधिकतम बच्चों को शेयर करो ताकि बच्चों को फायदा मिले। और रोजाना वीडियो देखा करो और नोट्स बनाया करो साथ साथ, ठीक है ना। धन्यवाद।